हेलो, गुड इवनिंग सबको। आज हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर जो चल रहा था हम लोग स्टार्ट किए। हम लोग का 90 क्वेश्चन हो चुका है चैप्टर 2 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और फिर से हमारा वही पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जैसे कि हमने पहले वीडियो में अपना 2 टॉपिक्स को देखा था, परिचय और लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु परागकोश के बारे में, पुंकेसर। वही हमारा सेकेंड वीडियो जो था वो हमारा था गुरु बीजाणु जनन यानी स्त्री केसर। और परागन हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। जितना भी परागन से आप लोग का ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव हम लोग का टोटल 90 अभी तक हो चुका है टॉपिक को लेकर चलते हुए। 91 नंबर क्वेश्चन आज का वीडियो में हम देखते हैं कि क्या है। वायु परागन एक प्रकार का परागन है जो कि पाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वायु परागन एक प्रकार का परागन है जो पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इस क्वेश्चन को पूछा गया सॉल्विया में, वैलिसनेरिया, बोटलब्रूस या नारियल में। वायु परागन इन सभी में से किस में पाया जाता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नारियल में। वायु परागन किस में होगा आपका? नारियल में। बाकी सॉल्विया, वैलिसनेरिया ये दोनों में आपके जल परागन पाए जाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल की सहायता से परागकणों को परागकोश की वर्तिकाग्र स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। बोला जा रहा है कि जल की सहायता से अगर हम परागण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? 92 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया वायु परागण, जंतु परागण, जलीय परागण, पक्षी परागण। तो जल की सहायता से पहली ट्रिक दे दिया हम लोग को। तो जब भी जल की सहायता से परागण लिखे तो आपका हो जाएगा जल परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब परागण एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। कल के वीडियो में ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोग को मिला हुआ था। उस क्वेश्चन में पूछा गया था हम लोग से कि जब परागण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब परागण एक पुष्प के परागकोश से उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहा जा सकता है? परनिषेचन, पर परागण, सजात पुष्पी परागण या स्वपरागण। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसी पादप का पूछे तो आपका हो जाएगा सजातीय पुष्प परागण। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर था नारियल में, दूसरा हमारा जलीय परागण, तीसरा हमारा सजात पुष्पी परागण। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, पक्षी परागण निम्न में से किसके द्वारा परागण को संदर्भित करता है? पक्षी परागण किसके द्वारा होगा? तो सिंपल आंसर है पक्षियों द्वारा। तो क्वेश्चन हमारा वायु परागण नारियल में, जल की सहायता से जो भी परागण हो जलीय परागण, जब परागण एक पुष्प से उसी पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो सजातीय पुष्पी परागण। पक्षी परागण किसके द्वारा होगा? पक्षी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जल द्वारा परागित होता है? कौन सा पादप है जो हमारा जल द्वारा परागित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जुस्टीरा। जुस्टीरा एक ऐसा पादप है जो कि जल द्वारा परागित होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति में अनुन्मीलिय परागणी पुष्प होते हैं। प्रकृति में अनुन्मीलिय परागणी पुष्प होते हैं कौन से? प्रकृति में अनुन्मीलिय परागणी पुष्प कभी भी पूछा जाए तो आपका स्वपरागित हो जाएगा। उन्मील पूछा जाएगा तो परपरागित, अनुन्मील्य पूछा जाएगा तो स्वपरागित। अनुन्मील्य में स्वपरागित और आपका उन्मील में परपरागित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजांड द्वार के माध्यम से पराग 2 युग्मक के साथ पराग नली में प्रवेश करते हैं। बोला जा रहा है कि बीजांड द्वार के माध्यम से जो रास्ता होता है बीजांड द्वार का, पराग जब 2 युग्मों के साथ, 2 युग्मक आपका वही जनन कोशिका कायिक कोशिका होती है, जब पराग नली के प्रवेश है तो वो प्रवेश कहाँ पर होगा? मध्य प्रवेश, अंडद्वारी प्रवेश, निभागीय युग्मन या इनमें से कोई नहीं। तो वो प्रवेश जो होगा वो अंडद्वारी प्रवेश होगा। कैसा होगा? अंडद्वारी प्रवेश। तो इस तरीके से वायु परागण नारियल में देखा गया, जल द्वारा हुआ तो जलीय परागण, एक ही पुष्प का परागकोश और वर्तिकाग्र हो तो सजातीय पुष्पी परागण, पक्षी द्वारा हो तो पक्षी परागण, जल द्वारा जुस्टीरा में परागण होता है, अनुन्मीलिय परागणी पुष्प स्वपरागित होते हैं। बीजांड द्वार के माध्यम से पराग 2 युग्मों के साथ पराग नली में कहाँ प्रवेश करेगा? तो अंडद्वारी प्रवेश होगा। ऐसा प्रवेश कहाँ होता है? अंडद्वारी प्रवेश। वैसे सहायक नलिका पहले खींचती है तंतु निकाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग नली की गति कहलाती है। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पराग नली की गति कहलाती है। पराग नली गति कैसी होती है? आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है, हम लोग उसमें पढ़ते हैं ताप रसायन विवर्तन, तापानुचलन, ताप स्थैतिक, जलानुवर्तन। 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पराग नली की जो गति है वो किस प्रकार की गति है?
तो वो जो गति है यानी परागनली ऑटोमेटिक कैसे अंडाशय के अंदर घुस जाता है, तो वो एक केमिकल के द्वारा आकर्षित हो जाता है जो कि आपकी सहायक नलिका निकालती है। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा हमारा रसायन अनुवर्तन। कैसी गति होती है परागनलिका जो घुसती है, कैसी गति होगी आपकी रसायन अनुवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका परागकणों की झड़ने की अवस्था है। परागकणों की झड़ने की अवस्था कब है, कब कितनी कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं परागन के लिए, तब झड़ने की अवस्था है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। 1 कोशिका अवस्था, 2 कोशिका अवस्था, 2 से 3 कोशिका अवस्था या 5। तो हम लोग ने पढ़ा था कि 60% पादपों में 2 कोशिका बनते हैं, पर 40% पादपों में हमारे 3 कोशिका। तो 2 और 3 कोशिका दोनों अवस्था होगा। क्या होगा, 2 और 3 कोशिका अवस्था। परागकण की झड़ने की अवस्था कब होती है, जब 2 और 3 कोशिका अवस्था आता है। नेक्स्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुष्पीय पादपों में परागनली सबसे पहले किसमें प्रवेश करती है। पुष्पीय पादपों में जो परागनली का प्रवेश है वो सबसे पहले किस पादप में होता है। तो पुष्पीय पादपों में पहले कल के वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले प्रवेश आपका एक सहायक कोशिका में होगा, पर प्रवेश किस प्रकार का होगा, तो अंडद्वारी प्रवेश। जैसे कि पहले हमने क्वेश्चन में देखा, प्रवेश पूछा जाए किस प्रकार का होगा, अगर बीजांड द्वार की सहायता से हो तो अंडद्वारी प्रवेश। अगर पूछा जाए कि किस कोशिका में पहले जाती है तो सहायक कोशिका में। कोशिका का नाम पूछा जाएगा तब आप सहायक कोशिका बताएंगे। नेक्स्ट है आपका वह परिघटना जिसमें परागोश और वर्तिकाग्र एक ही समय में वृद्धि करते हैं और परिपक्वन कहलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय बाद में पकता है और आपका परागकण पहले पक जाता है, पर कभी कभी दोनों एक साथ ही परिपक्व हो जाते हैं। तो जब दोनों एक साथ परिपक्व हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति को हम स्वयुग्मन कहते हैं। ऐसी परिस्थिति आपकी कैसे क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन। अगला समयुग्मन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसमें स्वजनन परागण होता है। किसमें ये चारों में से किसमें स्वजनन परागण होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुन्मीलीय परागण। अनुन्मीलीय अभी हमने देखा कि अनुन्मीलीय में स्वपरागण होता है, और यहाँ भी पूछा जा रहा है कि स्वजनन परागण, तो अनुन्मीलीय परागण होगा। उन्मील में हमेशा परपरागण होता है। अगला हमारा पुष्पों की एक लिंग स्राई रोकता है। पुष्पों की एक लिंग स्राई कौन रोकता है, स्वयुग्मन को, लेकिन सजाति पुष्पी परागण को नहीं। कहा जा रहा है आपका आंसर पहला होगा। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पों की एक लिंग स्राई को रोकता है। एक लिंग स्राई को कौन रोकता है, यानी या तो वो नर पौधा हो या तो वो मादा पौधा हो। तो वही बोल रहा है, अगर हम स्वयुग्मन की बात करें तो स्वयुग्मन का होने का मतलब है कि उसमें दोनों लिंग का होना, और हमारा स्वयुग्मन क्या करता है, दोनों लिंग उभय लिंग स्राई को रोकता है, उभय लिंग स्राई को एक्सेप्ट करता है और आपके एक लिंग स्राई को रोकता है, लेकिन सजाति पुष्पी परागण को नहीं। सजाति पुष्पी परागण में नहीं। सजाति पुष्पी स्वपरागण भी 2 प्रकार के आपको मिलेंगे, एक सजाति पुष्पी और एक आप लोग देख लेंगे, कॉपी में लिखवाया हुआ है। अगला आपका वायु परागित परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु परागित जो होता है वो आपका हवा के द्वारा होगा। वैसे तो वायु भी होगा, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, आप वायु की जगह कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कुछ और लिख लेंगे। वायु परागण यहाँ आप लोग जल लिख लें, मिस्टेक हो गया होगा। वायु परागित परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कोमेलिना ने परागण का प्रकार है। कोमेलिना पादप का नाम है, तो कोमेलिना में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो कोमेलिना जो पुष्प है वो आपकी बंद होती है, और बंद पुष्प हमेशा स्वपरागण करते हैं, और स्वपरागण पुष्प जो भी करते हैं उनको हम अनुन्मीलीय परागण कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अनुन्मीलीय परागण। तो कोमेलिना में कैसा परागण देखा गया, अनुन्मीलीय। वायु परागण किसके द्वारा, हवा के द्वारा। पुष्पों की एक लिंग स्राई कौन रोकेगा, स्वयुग्मन, लेकिन सजाति पुष्पी नहीं। स्वजनन परागण होता है आपका अनुन्मीलीय परागण। अगर दोनों एक साथ परिपक्व हो जाए तो समयुग्मन। पुष्पी पादपों में परागनली सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगी, सहायक कोशिका पर। कैसा प्रवेश होगा का, अंडद्वारी प्रवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग से। कीट द्वारा परागण होता है। कीट द्वारा परागण कैसा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कीट परागण। क्या होगा हमारा, कीट परागण। स्वपरागण के लिए युक्ति है। स्वपरागण के लिए कौन सी युक्ति होगी, तो स्वपरागण के लिए ऑप्शन ए होगा द्विलिंगी या उभयलिंगी। स्वपरागण में दोनों लिंग पाए जाते हैं, इसीलिए हम उसे द्विलिंगी, और द्विलिंगी को कभी कभी उभयलिंगी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर परागण को बढ़ावा देने वाला युक्ति नहीं है।
कौन सी ऐसी स्थिति है जो पर परागण को बढ़ावा नहीं देती है? तो वो युक्ति आपकी अनुन्मील्य। अनुन्मील्य परागण में हमेशा स्वपरागण होता है, इसलिए वो पर परागण को बढ़ावा नहीं देती है। अगला क्वेश्चन आपका, परागनली किस में विकसित होती है? परागनली का जो विकास है वो विकास कहाँ पर होता है? परागनली हमने सुना बार बार कि अंड द्वारा भी प्रवेश करती है, सहायक कोशिका में जाती है, पर उसका विकास असलियत में होता कहाँ है? तो उसकी जो विकास है वो कायिक कोशिका से होती है। कौन सी कोशिका से? कायिक कोशिका। जनन कोशिका जो आपकी है वही मिलकर बीज बनाती है अंड के साथ, पर जो कायिक कोशिका है उसका काम है वो परागनली का निर्माण करती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पुष्पों में जो परागनली बन रहा है वो कहाँ विकसित होता है, किससे विकसित होता है, तो कायिक कोशिका से। नेक्स्ट है आपका, उन्मील परागण उस स्थिति को दर्शाता है। उन्मील परागण कौन सी स्थिति को दर्शाता है? तो पुष्प खुला होता है। अनुन्मील्य में पुष्प बंद होता है, उन्मील में पुष्प खुला होता है। पुष्प खुला होगा तभी तो कोई आकर बैठेगा और पर परागण होगा। पुष्प बंद रहता है तो ना कोई उस पर आकर बैठ सकता है, ना कोई उस पर परागण आ सकता है और अंदर ही अंदर निषेचन हो जाता है। तो अनुन्मील्य में पुष्प बंद और उन्मील में पुष्प खुला। उन्मील आपका पर परागण, अनुन्मील आपका स्वपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वयुग्मन का अर्थ है। स्वयुग्मन का क्या अर्थ है? स्वयुग्मन का अर्थ है तो स्वयुग्मन का अर्थ पूछा गया और हमारा ऑप्शन है परागकों से उन्हीं पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। तो स्वयुग्मन का अर्थ तो यही है कि जो परागकश की परागकण हो एक ही पादप का होना चाहिए, वर्तिकाग्र भी और आपका परागकण भी। तो हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? परागकणों का परागकोश से उन्हीं पुष्पों की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, जिसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो अनुवांशिक रूप से इसे कहते हैं। जब एक पुष्प का परागण है और उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पौधे के, एक ही पौधा है आपका पर पुष्प अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा इस स्थिति को। हम लोग स्वनिषेचन में क्या देखते हैं कि पुष्प बंद हो जाता है, एक ही पुष्प में हो जाता है, पर यहाँ पर स्थिति दूसरा है। यहाँ पौधा सेम है, पुष्प अलग अलग है। पौधा एक ही है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। तो अनुवांशिक रूप से हम इसे क्या कह सकते हैं? तो अनुवांशिक रूप से हम इसे स्वयुग्मन ही कहेंगे। पर स्वयुग्मन में जैसे हमने देखा सजातीय पुष्प, तो वही सजातीय पुष्प का उदाहरण है। अगला है आपका, बीजांड द्वार के माध्यम से परागनली का प्रवेश। अभी हमने एक क्वेश्चन को देखा है, दोबारा रिपीट हुआ है, अंड द्वारा भी प्रवेश। अगला है हमारा, भ्रूण कोश की किस कोशिका से परागनली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है? भ्रूण कोश की किस कोशिका से परागनली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है? किस कोशिका में होगी? तो आपका अंड कोशिका द्वारा। यहाँ आपका अगर सहायक कोशिका नहीं दिया हुआ है तो किस कोशिका के द्वारा होगा? अंड कोशिका। अगला आपका, उन्मील अनुन्मील पुष्प उपस्थित होते हैं, यानी ऐसा पुष्प जो उन्मील भी हो और अनुन्मील भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें उन्मील भी है और अनुन्मील भी है। उन्मील अनुन्मील कौन से पुष्प में उपस्थित होते हैं? तो हमारा आंसर जो है उपरोक्त सभी में हो जाएगा। वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना ऐसे पादप हैं जिसमें उन्मील और आपका अनुन्मील दोनों पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त बीजियों में दो अगतिशील नर युग्मक किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? अगतिशील ऐसे नर युग्मक जो गतिशील नहीं है, जो चल नहीं सकते हैं। कहाँ पर, किस में उत्पन्न होते हैं आपके? तो हमारा आंसर जो है वो आपका हो जाएगा जनन कोशिका द्वारा। किससे उत्पन्न होते हैं? जनन कोशिका द्वारा। पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जनन कोशिका द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक दोहरे निषेचन में भाग लेता है? कौन सा नाभिक है जो दोहरे निषेचन में भाग लेता है? तो दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले नाभिक का नाम अंड, द्वितीय केंद्रक, दो नर नाभिक, ये सारे हैं। आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंड भी दोहरे निषेचन में भाग लेते हैं क्योंकि ये भी भ्रूण कोश के अंदर भी है। द्वितीय केंद्रक भी भाग लेता है, दो नर नाभिक, यानी जो आपके दो नर जा रहे हैं, जनन कायिक कोशिका, अंड कोशिका, द्वितीय केंद्रक, ये सभी मिलकर दोहरा निषेचन में भाग लेते हैं। ध्यान देंगे, आपका टॉपिक दोहरा निषेचन से ऑब्जेक्टिव है। आपका परागण का टॉपिक खत्म हो चुका है। हमारा स्टार्ट हुआ है द्विव निषेचन, दोहरा निषेचन। अब जो भी ऑब्जेक्टिव होगा हमारा किस टॉपिक से होगा? दोहरा निषेचन से।
नेक्स्ट है हमारा निषेचन और द्विनिषेचन होता है। निषेचन और द्विनिषेचन की घटना कहाँ पर होती है? तो निषेचन और द्विनिषेचन हमारा पाया जाता है भ्रूण कोश में। कहाँ होता है आपका? भ्रूण कोश में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द्विनिषेचन में भाग लेने वाले न्यूक्लियाई की संख्या। द्विनिषेचन में जितने भी भाग लेने वाले केंद्रक हैं उनकी संख्या कितनी है? केंद्रकों की संख्या पूछा गया है जो द्विनिषेचन में भाग लेते हैं, तो उनका संख्या 5 है। कितना है? संख्या 5। देखिए कैसे 5 हो रहा है, बताइए। एक अंड कोशिका हमारी हो गई, 2 द्वितीय केंद्रक, 3 हो गया आपके नर मादा से ही, बाकी 2 है आपके नर से, जनन कोशिका, कायिक कोशिका। तो इस तरीके से 5 केंद्रक जो है इस पार्टिसिपेट में यानी द्विनिषेचन में भाग लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, द्विनिषेचन की खोज सबसे पहले नवास्टिन ने किसने की? नवास्टिन जो है, यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। नवास्टिन जो थे वो आपके द्विनिषेचन की खोज सबसे पहले किए थे, यानी दोहरा निषेचन की खोज किसके द्वारा हुआ है? नवास्टिन के द्वारा। पर किसमें किए थे? उन्होंने इस खोज तो कर दिया, पर किस पादप में किए थे? तो लीलियम एवं फ्रिटिलिया में। किसमें हुआ था? लीलियम एवं फ्रिटिलिया में द्विनिषेचन की खोज आपके नवास्टिन द्वारा हुई है। पर किसमें हुई है? लीलियम और फ्रिटिलिया। पादप का नाम याद रखें, लीलियम और फ्रिटिलिया। लीलियम और फ्रिटिलिया। अगला क्वेश्चन है, त्रिशल्यन के पश्चात केंद्रीय कोशिका बन जाती है। त्रिशल्यन, जब आपका दोहरा निषेचन, त्रिशल्यन, देखिए दोहरा निषेचन कहने का मतलब है कि 2 बार निषेचन। त्रिशल्यन कहने का मतलब है जब 3 कोशिका आपस में मिलती है। जैसे हम युग्मक शल्यन पढ़े थे ना निषेचन में, कि शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका जब आपस में मिलते हैं तो उसको शल्यन कहते हैं। वैसे ही इसमें जब 3 कोशिका मिलती है तो उसको शल्यन कहेंगे। पर निषेचन दूसरा चीज़ है। निषेचन आपका 2 बार होता है, एक बार अंड कोशिका और एक बार द्वितीय केंद्रक के साथ। तो त्रिशल्यन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है? आपका आंसर हो जाएगा PEC। क्या बन जाती है? PEC। अगला हमारा, युग्मकों के नर और मादा प्राकेंद्रक के शल्यन को कहते हैं। जब नर और मादा कोशिका में शल्यन होता है तो उसे हम युग्मकों का, जब नर और मादा प्राकेंद्रक के शल्यन को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो ये आपका हो जाएगा उभय जनन। क्या हो जाएगा? उभय जनन। जब ये कोशिका मिलेंगे तो इसे हम बोल सकते हैं उभय जनन। अगला है हमारा, द्विनिषेचन शल्यन है। द्विनिषेचन शल्यन किसे कह सकते हैं हम लोग? द्विनिषेचन शल्यन है तो हम, ये ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा, एक नर युग्मक का अंड से और दूसरे का सहायक कोशिका से। द्विनिषेचन शल्यन क्या है आपका? एक नर युग्मक का अंड से और दूसरे का सहायक कोशिका से। नहीं, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन हमारा 4 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा 123 नंबर का 4। एक नर युग्मक का अंड के साथ और दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ, जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। अगला आपका युग्मक शल्यन वह प्रक्रिया है जिसमें, युग्मक शल्यन वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक का शल्यन मादा युग्मक से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, नर युग्मक शल्यन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक का शल्यन मादा युग्मक से होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागनलिका की भित्ति बनी होती है। प्रागनलिका की जो भित्ति बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज और पैक्टिन दोनों होगा, यानी आपका आंसर जो है वो आंसर आपका होगा तीसरा। ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। प्रागनलिका की जो आपकी भित्ति है वो सेल्यूलोज से भी बनी होती है, पैक्टिन से भी बनी है। तो इस प्रकार से हमने जो भी क्वेश्चन देखा उसमें हम लोग टॉपिक्स को देखे हैं, एक परागन और दूसरा आपका द्विनिषेचन था। वायु परागन पूछा गया किसमें? तो नारियल में देखा, जल की सहायता से हुआ। तो जलीय परागन जब एक ही पुष्प के परागण से दूसरे कहीं जाए तो वैसे को हम लोग सजाती पुष्प कहते हैं। पक्षी द्वारा हो तो पक्षी परागन।
कौन सा जल द्वारा परागीण होता है? तो जुस्टीरा आपका। प्रकृति में अनुपलीय परागणी कैसे होते हैं? तो स्वपरागित। बीजांड द्वार के माध्यम से अगर प्रवेश हो तो अंडद्वारी प्रवेश। परागनलिका की गति रसायन विवर्तन होती है, क्योंकि रसायन के द्वारा होती है। परागकणों की झड़ने की अवस्था कब होती है? जब 2 और 3 कोशिका होते हैं। उसी के पश्चात पुष्पी पादपों में जब परागनली सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी? तो एक सहायक कोशिका में। जब वर्तिकाग्र और आपके परागकोश एक ही समय में तैयार हो जाए तो समयुग्मन। स्वजनन परागण होता है। अनुन्मीलिय परागण। स्वजनन जब भी हो तो उसे हम अनुन्मीलिय कहेंगे। पुष्पों की एक लिंग सराई को कौन रोकेगा? तो आपका स्वयुग्मन। वायु परागित परागण किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा। कोमेलिना में कौन सा परागण होता है? तो हमने देखा कोमेलिना में हमारा उन्मील परागण होता है। कोमेलिना में हमारा कौन सा अनुन्मील्य परागण। कौन सा परागण होगा आपका कोमेलिना में? अनुन्मील्य। कोमेलिना में अनुन्मील्य। कीट द्वारा परागण हो तो कीट परागण। स्वपरागण के लिए युक्ति है आपकी द्विलिंगी या उभयलिंगी। कौन सा पर परागण को बढ़ावा नहीं देता है? तो आपका अनुन्मील्य बढ़ावा नहीं देता है, या स्वपरागण। परागनली किस में विकसित होगी? कायिक कोशिका में। उन्नयनशील परागण उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ पुष्प हमेशा खुला रहता है। उन्नयनशील परागण में पुष्प खुला रहता है, अनुन्मील में पुष्प बंद रहता है। स्वयुग्मन का अर्थ है परागकण का परागकोश से उन्हीं पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। इस तरीका से बीजांड द्वार के माध्यम से परागनली का प्रवेश। अंडद्वारी प्रवेश पर कौन सी कोशिका में? सहायक कोशिका में। भ्रूणकोश की किस कोशिका से परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है? तो आपके अंड कोशिका द्वारा। अभी बताया गया कि सहायक ना हो तो अंड का हम लोग आंसर देंगे। उन्मील और आपका अनुन्मील पुष्प उपस्थित होते हैं, ये सभी हो जाएगा। आवर्तबीजी में 2 अगतिशील नर युग्मक किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो जनन कोशिका द्वारा। द्विनिषेचन से क्वेश्चन आपका था, तो दोहरा निषेचन में भाग लेता है आपका उपरोक्त अंड भी लेता है, 2 नर युग्मक लेते हैं और द्वितीय केंद्रक। और उसी में पूछा गया है कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो टोटल 5। निषेचन और द्विनिषेचन कहाँ होता है? आपका भ्रूणकोश में होगा। इसकी खोज किए थे नवाश्चिन कौन से पौधे में? लिलियम और फ्रिटिलिया में। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका आपकी PEC बन जाती है। युग्मक और नर मादा का संलयन आपका उभय जनन कहलाएगा। निषेचन भी आपका आंसर हो सकता है। द्विनिषेचन संलयन क्या है? तो जब एक नर युग्मक अंड के साथ और एक आपका द्वितीय केंद्र के साथ मिले तो हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। युग्म संलयन प्रक्रिया वह है जिसमें नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक के साथ होता है। परागनलिका की भित्ति आपकी सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। लास्ट में आप लोग सारे इस चीज़ को नोट कर ले और लिख ले अच्छे से। एक चीज़ बोलना चाहते हैं, आप लोग जो सब्जेक्टिव लिख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में या जो भी, तो थोड़ा सा लॉन्ग लिखे, इतना शॉर्ट ना लिखे कि आपको नंबर काटने में, और सटीक आंसर दे। ज़्यादा बनावटी आंसर मत लिखे। कौन से एक बार परिभाषा को पढ़ के अपना आंसर जो से सटीक दे, ताकि कहीं से काटने का मौका ना दिया जाए। आपको सटीक आंसर बनाना तो एक बार गाइड के आंसर को पढ़िए और एक बार उस गाइड के आंसर के हेल्प से अपना आंसर बनाइए, ना कि पूरा अपना लैंग्वेज बना दीजिए। थोड़ा सा उसका भी हेल्प लीजिए, उसमें देखिए कि कैसे कैसे लैंग्वेज को प्रयोग किया गया है। उसके भाषा को कम से कम हल्का फुल्का भी कॉपी करिए। 100% नहीं पर 70% उसका कॉपी करिए और 30-40% अपना लगाइए, तब आंसर बेस्ट बनेगा। आप टोटल अपने लैंग्वेज में, अब भोजपुरी उसमें घुसा दे, किसी भी तरीके से आंसर लिख दिया जाए तो वैसा आंसर सटीक नहीं होता है। और कोशिश करें कि आप लोग हल्का फुल्का डायग्राम भी बनाएं। डायग्राम से ज़्यादा नंबर बहुत जल्दी फुल मार्क्स मिलता है। तो आप लोग सब्जेक्टिव में थोड़ा सुधार करें, लिखने का तरीका सुधारें, राइटिंग और आंसर आप लोगों को पहले भी बताया गया कि कैसे लिखना है, फिर भी आप लोग वही लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे नंबर आने वाला नहीं है। जो भी आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें थोड़ा बेस्ट तरीका से अपना दे, तो आप कुछ सुधार होगा। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को कोई किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो, किसी सब्जेक्टिव को लेकर डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। उसको वीडियो में जैसे आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है वैसे ही आपके सब्जेक्टिव को लिख करके उस वीडियो के मदद से आपको समझा दिया जाएगा। आपके पास कान है, आँख है, कॉपी में देख सकते हैं आंसर क्वेश्चन भी और सुन भी सकते हैं कि क्या समझाया जा रहा है। तो उस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए थैंक्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।